चलो, तो it seems that everyone has joined in and we can start with our lecture. तो याद है लास्ट लेक्चर में क्या क्या कर रहे थे हम, है ना? 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने। बिल्कुल, बना लिए के ग्राफ? करें स्टार्ट यहीं से डिस्कशन। इन 2 क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करें। अच्छा, इसके पहले भी दिए थे ना कुछ क्वेश्चन, शायद 1-2 क्वेश्चन और दिए थे। इसका एक पार्ट बचा था ना, इसका 4th पार्ट होमवर्क दिया था, ये एक पार्ट और होमवर्क था ना। बिल्कुल, तो यहीं से स्टार्ट कर लें फिर अपन डिस्कशन अपना। करें करें, जल्दी बताओ, कर लिए सवाल? आ जाओ, तो इसी से स्टार्ट करते हैं, 4th पार्ट से, फिर बाकी और करेंगे अपन लोग। तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम दिस पार्ट, है ना? कितना आंसर आया आपका? 144.93, 144.33, 152 प्लस 10 रूट 2, 152 माइनस 5 रूट 2, 152 रूट 2 माइनस 10 अपॉन रूट 2। काफी भांति भांति के जवाब मिल रहे हैं, जिसमें से कुछ सही है और कुछ गलत है। 144.93, 150.09। चलो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको सॉल्व करने से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सॉल्व करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा, है ना? तो बच्चों फटाफट से इधर जरा देखो, जरा देखो इधर। इस पॉइंट पे अगर इक्वेशन लिखूं, काफी थिक पेन है। इस पॉइंट पे अगर इक्वेशन लिखूं मैं, सुन लो, मैं बता रहा हूं आपको, आपका सॉल्यूशन मैच कर लेना। कुछ लोगों के आंसर सही हैं, किनके सही हैं वो भी आपको क्लियर पता चल जाएगा। जस्ट लिसन एंड वॉच ऑन योर स्क्रीन फास्ट। इस पॉइंट पे अगर हम इक्वेशन लिखें, तो यहाँ पे नीचे से प्रेशर तो किसका लग रहा है? ये जो नीचे से प्रेशर लग रहा है, किसका लग रहा है? एटमॉस्फेयर का। और ऊपर से किस किस का प्रेशर लगेगा? ऊपर से मरकरी का प्रेशर होगा और गैस का प्रेशर होगा। 2 चीजों के प्रेशर होंगे, है ना? हाँ या ना? ठीक। तो अब अपने को इसके ऊपर इक्वेशन लिखनी है। तो अपन इसके ऊपर एक काम करते हैं, इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं, बट उसके पहले अपन कुछ वैल्यूज निकाल लेते हैं। जैसे पीएटीएम जो है वो अपने को दे रखा था 2 एटीएम, जिसको आप सेंटीमीटर ऑफ मर्करी में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सो दिस विल बी 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, राइट? 152 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये तो आ गया। प्रेशर ऑफ गैस तो हमको पता करना है। प्रेशर ऑफ मर्करी जो लिखना है, दैट इज इक्वल टू वर्टिकल हाइट ऑफ एच जी कॉलम, है ना? वर्टिकल हाइट लेनी होती, याद है? बताया था आपको लास्ट क्लास में। बिल्कुल, तो वर्टिकल हाइट के लिए आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो लेंथ है ये दे रखी है 10, और ये एंगल आपको दे रखा है 45। तो अपन इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं कि ये अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और ये हाइट अपने को चाहिए, दिस इज द हाइट रिक्वायर्ड h। और थीटा अपने को दे रखा था बच्चों 45 डिग्रीज। तो h की जो वैल्यू आएगी, h विल बी इक्वल टू 10 साइन 45 डिग्रीज। यही आएगा ना h, है ना? 10 साइन 45 आएगा। तो कितनी आएगी h की वैल्यू? 10। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। वेरी गुड। तो 1/√2। तो h को अपन लिख सकते हैं 5√2 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी, या सिर्फ h लिख रहे हैं तो 5√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये हाइट जो है मरकरी की है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि देयरफॉर प्रेशर ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू 5
√2 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब अपने पास प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर आ गया, प्रेशर ऑफ मर्करी आ गया। इक्वेशन लिख लेते हैं इस पॉइंट पे। इक्वेशन बच्चों, इस पॉइंट पे इक्वेशन लिख रहे हैं, तो नीचे से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ऊपर से मरकरी का प्लस गैस का, तो गैस प्लस मरकरी इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लिख लें इसको, तो हमारे पास आ गया सिंस PATM इज इक्वल्स टू PHG प्लस P गैस, देयरफॉर 152, ये था सेंटीमीटर ऑफ Hg में, इज इक्वल टू 5√2 प्लस प्रेशर ऑफ गैस। यहां से अपने को मिल जाएगा, इसको इम्प्लाइज करके लिख देते हैं, विच इम्प्लाइज प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 152 माइनस 5√2 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? 152 माइनस 5√2 कितना आता है? 144.93। हाँ, अप्रोक्सीमेट करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 144.93 centimeters of Hg, centimeters of Hg. This is your answer. This is your answer. 145 अप्रोक्सीमेशन लिख सकते हो, अगर ज्यादा अप्रोक्सीमेट करना हो तो, या ऑप्शन आपको इतना अप्रोक्सीमेट दिए हो तो कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि कितना अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। बिल्कुल ठीक है, वो डिपेंड करेगा बेटा। देखो, आंसर अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, या 145 लिखते हैं, या 144.9 लिखते हैं, ये सब इस पर डिपेंड कर रहा है कि अपने को ऑप्शन क्या दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, उसके हिसाब से मार्क करेंगे। अगर अपने को न्यूमेरिकल आंसर हुआ तो उसमें बताया रहता है कि कितने डेसिमल तक मार्क करना है, 2 डेसिमल तक मार्क करना है, तो इस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो अपने को इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसके हिसाब से अपन मार्क करेंगे। सबने लिख लिया क्या यहाँ तक? Has everyone noted this down? मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं, फिर बाद में तो कोई नहीं बोलेगा कि सर वापस स्क्रॉल करो। अगर बोलने वाला है तो अभी बता दो, मैं स्क्रॉल नहीं करता हूँ। चलो कर दूं मैं फिर फाइनली स्क्रॉल, और अगले सवाल पे आ जाए। नहीं बचा है किसी का लिखना, जल्दी लिखो। 20 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं मैं आपके लिए, जल्दी से जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं। होमवर्क के 2 सवाल और थे। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड ऑन द लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ होमवर्क। ये 2 क्वेश्चन थे, 1 और 2। तो पहले सवाल में आपको बोला था log P वर्सेस log V का ग्राफ बनाना है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ग्राफ फिर बनाने थे 3 अलग अलग टेम्परेचर पे, जहां T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, है ना। इसके ऊपर भी तो अपन एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, अगर और कुछ भी बचा होगा तो वो भी कर लेंगे, चिंता मत करो। पहले इनको कर लेते हैं फटाफट से, है ना। पहले इनको कर लेते हैं, ये दोनों रिलेटेड है, तो इनको फटाफट कर लेते हैं, फिर अपन उसको कर लेंगे। हाँ भाई क्लास, तो कैसा ग्राफ बना इसका? स्लोप -1, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन तो नहीं बनेगा बेटा। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करें, अगर हमसे हो सकता है इसको अपन नंबर दे देते हैं। लेट्स कॉल दिस इज क्वेश्चन 1 एंड दिस इज क्वेश्चन 2। तो अगर 1 का सॉल्यूशन लिखें, देखो इधर बच्चों, सब लोग इधर देख लो, ध्यान से सुन लो, उसके बाद बताना मेरे को, मैं पूछूंगा सवाल आपसे। सबसे पहले तो log P और log V चाहिए, तो हमको क्या log P और log V की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? फ्रॉम बॉयल्स लॉ हमको क्या पता है, बॉयल्स लॉ से हमको पता है कि P इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट K बाय V,
ये पता है ना? अब इस k की वैल्यू भी अपने को पता होती है, k जो है वो होता है nRT, इसको अपन बाद में यूज कर लेंगे। अब अपने को log p log v चाहिए, तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो अपने को मिल गया log p इज इक्वल्स टू log ऑफ k बाय v। अच्छा, log ऑफ a बाय b, a अपॉन b जो होता है log ऑफ a अपॉन b की प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी होती है कि log a अपॉन b को ब्रेक करके अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? log a माइनस log b। वेरी गुड, बस ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसको अपन ब्रेक करके लिख देते हैं, log ऑफ p इज इक्वल्स टू log ऑफ k माइनस log ऑफ v। ये अपने को इक्वेशन मिल गई। अब हमको ग्राफ किसका बनाना था, जरा देखो इधर, है ना? उसके बाद अपन इसको फॉर्म में फिट करेंगे, किस फॉर्म की इक्वेशन बन रही है। तो हमको बोला गया था कि सर ग्राफ बनाना है log p वर्सेस log v का, कि सर यहां पर log p और नीचे है log ऑफ v। तो ये बच्चों log v अपना x हो गया और log p अपना y हो गया, तो y इज इक्वल्स टू x। अच्छा, ये x के आगे जो पार्ट है ये स्लोप हो गया -1, -1 स्लोप हो गया ना, m की वैल्यू जो है वो -1 आ गई, विच इज स्लोप। और ये इक्वेशन कुछ y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स टाइप की दिख रही है। ये c अगर हो गया तो y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, या y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c। किसकी इक्वेशन होती है बच्चों ये? y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स किसकी इक्वेशन होती है? स्ट्रेट लाइन की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ये होती है जनरल फॉर्म में, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c लिखते हैं, जहां पे m स्लोप होता है। तो यहां से हमको मिल गया स्लोप इज -1, c जो अपना है बच्चों, c इज इंटरसेप्ट, c इज इंटरसेप्ट। और यहां इसकी वैल्यू कितनी है? log ऑफ k। और k की वैल्यू कितनी थी? k की वैल्यू कितनी थी अभी ऊपर लिखी थी आपने, याद करो, nRT, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा log ऑफ nRT। तो अब अगर आप ग्राफ बनाने जाओगे तो आपको कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल जाएगा जिसका स्लोप अगर आप लिखोगे थीटा, जैसे ये अगर थीटा है और ये आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है, दिस इज इंटरसेप्ट। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू स्लोप, इसकी वैल्यू कितनी है? -1। तो अगर tan थीटा -1 है तो थीटा कितना आएगा? थीटा कितना आएगा? 135 डिग्री। वेरी गुड। तो अपने को यहाँ एग्जैक्ट एंगल पता चल गया कि ये एंगल आएगा 135 डिग्रीज, थीटा इज 135 डिग्रीज। वेरी गुड। और इंटरसेप्ट फिक्स्ड है क्या बच्चों? इंटरसेप्ट फिक्स्ड है क्या? फिक्स्ड नहीं है। इंटरसेप्ट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? किस पे डिपेंड करेगी? एन और टी पे, बिल्कुल एन पर और टी पे। एन जनरली कांस्टेंट होता है, टी वेरी करते हैं, टेम्परेचर बदलते जाओगे तो इंटरसेप्ट बदलता जाएगा, ठीक है? इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू log ऑफ nRT। ये अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का अगला वाला पार्ट हो जाना चाहिए आपसे, है ना? फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो ये था। अच्छा, किस किसने ये ग्राफ ऐसे ही बनाया था, बताओ जरा, किस किसने ग्राफ ऐसा बनाया था? ओके, कुछ लोगों ने बना लिया था। ओके, गुड गुड। कोई बात नहीं, अगर आपसे नहीं भी बनाता तो अब आगे फ्यूचर में आपसे बन जाएंगे। जिन लोगों से बन गया, वेरी गुड बच्चों, उनको कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चली होगी ग्राफ के साथ साथ थीटा और इंटरसेप्ट के बारे में। और
जिनसे नहीं बनाता उनको अब बनाना आ गया कि ग्राफ कैसे बनाने हैं। ये जनरल टेंडेंसी है, टेंडेंसी नहीं, ये जनरल पैटर्न है कि कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। ठीक, तो इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट अपन बनाते हैं। m-1 कैसे आया बेटा? कंपेयर करके देखो, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स होती है। तो x जो है ये log v है। यहाँ प्लस लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको -1 लिखना पड़ेगा ना भाई। अगर यहाँ प्लस होगा तो ये क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 क्या हो गया? आपका m हो गया, है ना? ठीक है, चलो जल्दी। अब इससे ऊपर क्या स्क्रॉल करना है? हाँ हाँ, वो भी करेंगे अर्नव बेटा। जो इसके पहले भी एक और क्वेश्चन था होमवर्क का, वो भी करेंगे। इसको तो नोट करो फटाफट जल्दी से, थोड़ा जल्दी करो बच्चों, आगे भी पढ़ना अपने को। करो करो, नोट करो जल्दी। और ये सारी डिटेल्स नोट करना ना, ये जो लिखा है ये सब नोट करना है, ये भी नोट करना है, सब डिटेल्स नोट करनी है। जितनी ज्यादा डिटेल्स नोट कर सकते हो करो, कुछ भी नहीं छोड़ना है। स्क्रीन पे जो कुछ लिखा है वो सब लिखना है अपने को हमेशा नोट्स के लिए बच्चों। इनफैक्ट आपके नोट्स में जितना मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ उससे ज्यादा लिखा होना चाहिए, है ना? आई हैव सीन नोट्स ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, जो बच्चे ज्यादा लिखते हैं ना टीचर से, उनके नोट ज्यादा अच्छे बनते हैं। उनको सब चीजें दोबारा पढ़ के समझ में भी आ जाती हैं। बहुत सारे बच्चे कुछ चीजें लिखते नहीं है कि ये तो समझ में आ गया, जैसे ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट में सीधे लिख देंगे सी इज इक्वल्स टू लॉग एन आर टी, ये मिस कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? ज्यादा कैसे लिखें? बहुत सारी बातें जो मैं बोल देता हूँ, जो तुम्हें उनमें से कोई भी बात अगर इंपॉर्टेंट लगे तो लिख लिया करो साइड में, बॉक्स वॉक्स बना के, सर के सर ने यहाँ पे कुछ कहा था या कुछ एग्जाम्पल दिया था, वो लिख लिया करो तुम्हें लगे तो, ठीक है? मैं ऊपर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, फटाफट यहाँ तक लिख लो, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके आगे हो जाएगा एक बार इंटरसेप्ट आ गया तो। अरे वाह कुहू, गुड गुड गुड। चलो अच्छा है ना, तो फिर जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी तो फिर नोट्स देखूंगा मैं आप लोगों के, किसने कैसे बनाए हैं। शुभांश बेटा यार पूरा एक्सप्लेन तो नहीं हो पाएगा आपको, अगर इसको एक बार रिपीट करना है तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है ना, बहुत टाइम चला जाएगा। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी करो, है ना? हाँ वासु, अब तो काफी बेटर है, लॉट बेटर, मतलब ऑलमोस्ट फाइन है। हाँ पीयूष बिल्कुल। चलो बच्चों लिख लिया? मैं अगला ग्राफ बनाने पे जा रहा हूँ, जल्दी फटाफट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं दोबारा से ग्राफ उसमें सेकंड केस में। लिख लिया कि सबने? हाँ अब देखो, अगला पार्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ था कि ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या देख लिया था कि ये इक्वेशन आ गई थी, और ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच कर रही थी, जिसमें कुछ इंटरसेप्ट था, तो अपन ने इंटरसेप्ट से लाइन स्टार्ट करी। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और क्योंकि स्लोप था -1, तो स्लोप -1 पे अपन ने थीटा निकाल लिया था 135। तो अपन ने स्ट्रेट लाइन बनाई डिक्रीजिंग स्लोप के साथ, -1 स्लोप के साथ अपन ने डिक्रीजिंग स्लोप के साथ लाइन बना दी स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट उसका एनआरटी पॉजिटिव पे रख दिया, वो वैल्यू एक खैर लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है, बट अभी हमने कोई रेफरेंस नहीं दिया है। अब अपने को बोला है कि 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, 3 अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ बनाना है तो पहले तो अपनी स्केल बनाते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए, log p और log v। तो log p और log v, अब इसमें अपने को 3 ग्राफ बनाने हैं, और उसमें t बदल रहा है। t के बारे में क्या कहा गया है? T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। तो बच्चों ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या बढ़ेगा? इक्वेशन में क्या बढ़ रहा है देखो जरा, स्लोप या इंटरसेप्ट, क्या बढ़ेगा? सी इंटरसेप्ट है ना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंटरसेप्ट इंक्रीजेस। अच्छा स्लोप बदलती है क्या? स्लोप बदलती है क्या? नहीं है, तो स्लोप इज कांस्टेंट एंड
स्लोप इज कांस्टेंट। तो आपके पास 3 इंटरसेप्ट आ गए, 1 2 3, है ना, 3 अलग अलग इंटरसेप्ट हो गए। सबसे ऊपर ऊपर वाला इंटरसेप्ट किसका होगा बच्चों? T1 का, T2 का या T3 का? T3 का। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर T3। तो इसको मैं भी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं कहीं और लिख दूंगा। पहले तो अपन लाइंस बना लेते हैं, है ना, पैरेलल लाइंस बनेंगी अपने पास। तो T3, T2 एंड T1, ये 3 लाइंस बनेंगी। T3 की लाइन सबसे ऊपर, फिर T2 की लाइन, और फाइनली T1 की लाइन। बिल्कुल, ये ऐसी 3 लाइंस आ जाएंगी पैरेलल अपने को, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल, राइट। तो दिस विल बी योर ग्राफ फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नोट कर लो। उत्कर्ष कह रहा है कि अगले वाले का आंसर आएगा सर 55.55। नहीं उत्कर्ष, 55.55 नहीं आएगा। देखते हैं, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन कराया था मैंने। हाँ वैभव बेटा, ठीक है आंसर। इसको नोट कर लो, उसके बाद अगले वाले का आंसर डिस्कस कर दूंगा मैं। वैभव, विधान, अर्नब, ठीक है आंसर्स। दिव्यांश, ये कैसे पता चला कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इंटरसेप्ट बढ़ रहा है? यहां से बेटा देखो, ये देखो इंटरसेप्ट के बारे में क्या लिखा था अपन ने, क्या लिखा था? इंटरसेप्ट इज लॉग ऑफ एनआरटी। अब अगर टी बढ़ाओगे तो इंटरसेप्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? उत्कर्ष बेटा, आंसर गलत आता तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें क्या हो गया, कोई बात नहीं। तुमने निकाला तो सही ना। गलती एग्जाम में करते उसकी जगह तुमने घर पे गलती कर ली, दैट इज फाइन। बट गलती करना जरूरी है। वो बच्चे सबसे गलत करते हैं जो ट्राई नहीं करते। गलती करने से मत डरो, गलती कर लो, लेकिन गलती घर पे कर लो, एग्जाम में नहीं, ठीक है। तो कश्ती तो सबकी पार लगती है, बस एक बार समुद्र में कूदने की देरी होती है ना। किनारे पे बैठ के किसी को कोई मुकाम हासिल नहीं होता। बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे, अगले सवाल पे। ये अगला सवाल बच्चों, ये दिया था कि अ गैस इन अ कंटेनर इज एक्सपैंडेड आइसोथर्मली, दैट इज टेम्परेचर इज कांस्टेंट टू 125% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो आपको परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ था, उससे आपको पता करना था कि परसेंटेज चेंज इन प्रेशर कितना है ना। ना आपको इनिशियल वॉल्यूम दी है, ना आपको इनिशियल प्रेशर दिया है, तो अपन अज्यूम कर सकते हैं कि भाई इनिशियल वॉल्यूम वी थी। या आप 100 मानना चाहो तो 100 भी मान सकते हो, बट आई वुड से लेट्स डू इट बाय वी। रूपांशु कह रहा है कि डूब जाए तो कोई बात नहीं बेटा, फिर नई नौका लेके शुरू कर देंगे। पॉइंट तो यही है ना जिंदगी में, कि हारता वही है जो हार मान लेता है। जो हार मानता नहीं है वो कभी हारता नहीं है। जो कोशिश करता रहता है वो कभी ना कभी तो पार हो ही जाता है। नहीं आयुष बेटा, आंसर गलत है। चलो मैं समझा देता हूँ बच्चों कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन 2, फटाफट आ जाओ। तैरना नहीं भी आएगा तो सीख जाओगे यार, चिंता मत करो, सीख जाओगे अभी। फटाफट फोकस वापस इधर सवाल पर। देखो, हमको बोला था लेट कर लेते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं लेट इनिशियल वॉल्यूम बी वी, मान लिया, ठीक है। तो अब फाइनल क्या हो जाएगी? इनिशियल वी थी, फाइनल क्या हो जाएगी? 125% हो गई तो कितनी हो जाएगी? इनिशियल अगर वी थी तो फाइनल कितनी हो जाएगी? देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? इंक्रीजेस टू 125% बेटा, बाय नहीं। v प्लस 125/100 भी नहीं होगा। फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी 125/100 v, या फिर
5/4V। ठीक है, मेरे को लगता है काफी बच्चों ने यही वाली मिस्टेक करी है ना। 1.25V लेना है या 5/4V लेना है। V +1 मतलब इंक्रीज बाय नहीं बोला है, इंक्रीजेस टू बोला है। उतनी वैल्यू से नहीं बढ़ाई है, वैल्यू उतनी को ना कर दी है। तो आई थिंक यही मिस्टेक करी होगी जिन लोगों ने करी है, इसलिए उनका आंसर थोड़ा गलत आ रहा होगा, वरना तो सही आ जाता है ना। चलो, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, अब इसको समझना। आपने जो उसका इंटरप्रिटेशन किया उसमें लैंग्वेज में गलती की है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद अपन देख लेते हैं। तो इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं, लेट इनिशियल प्रेशर बी P, देन फाइनल प्रेशर जो है वो अपने को पता करना है। तो सिंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 is equals to P2 V2, therefore P into V, P1 is P, V1 is V, है ना। P यहाँ रख दिया, V यहाँ रख दिया, V2 उठा के यहाँ रख देते हैं, P2 अपने को निकालना है, इज इक्वल्स टू P2 इंटू V कितना है, V2 कितना है 5/4V। अब इसमें से V से V कट गया और आपको मिल गया कि P2 इज 4/5 ऑफ P। हाँ दिव्यांश बेटा, बिल्कुल। तो बस अब क्या पूछा था अपने से, परसेंटेज चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर कितना आया, देयरफॉर डेल्टा पी कितना आ गया, P1 माइनस P2 विच इज P माइनस 4/5P। कितना आया, P/5 आ गया, ये डेल्टा पी है ना। डेल्टा पी 4/5 P/5 आ गया, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इज डेल्टा पी अपॉन P इंटू 100। चेंज अपॉन इनिशियल प्रेशर, ये इसको पी आई कर देता हूं मैं, तो ये आ गया P/5 डिवाइडेड बाय इनिशियल प्रेशर P था इंटू 100, है ना। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है ना किसी को, पक्का। बस अब आंसर लिख देते हैं। therefore percentage change is equals to 20%, which is your answer। अब नोट डाउन कर लो। प्रेशर कम होगा, डेफिनेटली प्रेशर कम होगा तभी वॉल्यूम बढ़ेगी ना बच्चों। इफ यू डिक्रीज प्रेशर द वॉल्यूम इंक्रीजेस, बिल्कुल। ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। स्क्रॉल अप लो। तो उत्कर्ष अपन ने तीन T3 T2 T1 वाले ग्राफ बना तो लिए, एक ही में तो बनाए अपन ने तीनों, T3 T2 T1, वो तीन ग्राफ्स। हाँ वासु बेटा, एक्सपेक्टेड तो है, अगर ऐसा हो गया तो फिर बहुत ही अच्छा है, फिर ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, बट लेट्स सी।
ईशान ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, एवरीथिंग सीम्स टू बी फाइन। आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। बाकी बच्चों वही आवाज क्लियर आ रही है नहीं आ रही है? ईशान इज सेइंग कि आवाज क्लियर नहीं है। हाँ ईशान बेटा एक बार चेक कर लेना, आपका नेट कनेक्शन चेक कर लेना, क्लियर होनी चाहिए। चलो और कौन सा ग्राफ, और एक ग्राफ दिया था क्या? नहीं नहीं, माइक कुछ नहीं कर रहा, माइक तो वैसे ही है। चलो आ जाओ, और कोई ग्राफ भी दिया था क्या मैंने बनाने को? अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में तुमको टेम्परेचर दिए थे, ये अपन ने आंसर नहीं दिया था ना। चलो यहाँ तक नोट कर लिया ना? यहाँ तक नोट कर लिया सबने? यहाँ तक सबका डन है तो मैं आखिरी सवाल जो होमवर्क का था वो और डिस्कस कर दूं। गुड। चलो बच्चों, तो ये अपना सवाल तो अपन ने लिख लिया था। इसमें बस T2 T3 T1 को अरेंज करना था। ये एक सवाल और था कि अरेंज T1 T2 T3 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर सेम अमाउंट ऑफ द गैस इन द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो वैसे तो थोड़ा एनसीईआरटी देखते हो तो तुमको आसानी से कुछ हेल्प तो मिल ही जाती। तो भाई बताओ, ये पहले वाले ग्राफ में इसमें T1 T2 T3 में कौन सबसे बड़ा है? कौन सबसे बड़ा है? कुछ लोग कह रहे हैं T3, कुछ लोग कह रहे हैं T1। कौन सबसे बड़ा है बच्चों? T3 सबसे बड़ा है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये तो, कंपैरेटिव ग्राफ दिए हुए हैं। बिल्कुल T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 आएगा फर्स्ट वाले का, फॉर फर्स्ट। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी बता दो, दिक्कत तो नहीं है ना? लिख लिए सबने T3 T2 T1? मोहित कह रहा है कैसे, रीजन बता दूं? अच्छा ठीक है, तो बच्चों ये बताओ, P इंटू वी जो होता है, P इंटू वी इस कांस्टेंट के, इसकी वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू क्या होती है? एनआरटी, बिल्कुल एनआरटी। अब मुझे ये बताओ कि P इंटू वी की वैल्यू बड़ी किसके लिए होगी? जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिए होगी, है ना? तो अगर P फिक्स कर दो तुम, यहां मान लो तुमने P फिक्स कर दिया, तो ये आ गया V1, ये आ गया V2 और ये आ गया V3। तो कौन से टेम्परेचर के लिए P इंटू वी सबसे बड़ा आएगा? भाई P तो फिक्स है, P फिक्स है, P इज कॉमन। तो P इंटू V1 बड़ा है या P इंटू V3 बड़ा है? कौन बड़ा है? P इंटू V3 बड़ा है ना? तो सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन सा हुआ? T3। और सबसे छोटा कौन सा हो गया? T1। राइट। और भी तरीके से सोच सकते हो कि अगर सेम प्रेशर है, आपके पास गैस की कुछ वॉल्यूम है V1, और उसी प्रेशर पे किसी और टेम्परेचर पे गैस की वॉल्यूम है V3, तो प्रेशर सेम रखने पर अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ही वॉल्यूम ज्यादा आएगी उस गैस की। उस तरीके से भी सोच सकते हो, बट ये डायरेक्ट है, बेटर है। P इंटू वी करके देख लो, जिस ग्राफ के लिए बड़ा आ रहा है उसका टेम्परेचर बड़ा आएगा। तो सेम प्रेशर के लिए इसका P इंटू वी छोटा है और इसका P इंटू वी की वैल्यू बड़ी है। तो T3 पे P इंटू वी बड़ा आ रहा है, T1 पे P इंटू वी छोटा आ रहा है। तो T1 इज स्मॉलेस्ट एंड T3 इज लार्जेस्ट। ठीक है, जिन जिन को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया ना, जिन लोग पूछ रहे थे एक्सप्लेनेशन के लिए, सबको जल्दी बताओ, रिप्लाई दिया करो तो तुमको पता चलेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ चलो अगला, सेकंड पार्ट। इसमें तो बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें तो स्लोप भी लिखवा रखी थी तुमको। P और 1/v में स्लोप जो था, टेन थीटा जो था, वो किसके बराबर था? किसके बराबर था, याद करो जरा। स्लोप जो थी, टेन थीटा जो था, वो किसके बराबर था? एनआरटी के, बिल्कुल। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका क्या ज्यादा होगा? टेम्परेचर, बिल्कुल बच्चों, ये तो आसान था। तो सेकंड पार्ट का T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, इसका तो ग्राफ भी बनवा दिया था तुमको। और इसी तरीके से थर्ड वाले का भी काम आसान था। यहाँ इसकी वैल्यू क्या थी?
एनआरटी थी, याद है, इंटरसेप्ट की वैल्यू पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू एनआरटी लिखवाया था, ग्राफ बनवाया था। तो इसमें ये अगर एन आर टी वन है और ये अगर एन आर टी थ्री है तो कौन बड़ा आएगा, कौन बड़ा आएगा, टी थ्री बड़ा आएगा ना। तो इसका भी आंसर आ जाएगा बच्चों, टी थ्री ग्रेटर देन टी टू ग्रेटर देन टी वन। ऑलराइट, ठीक है। तो दीज आर योर आंसर्स, जल्दी से नोट कर लो अगर किसी का नोट करने को बचाओ तो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, वी विल मूव अहेड। होनी तो नहीं चाहिए ऑडियो में कोई दिक्कत, लोग कह रहे हैं ऑडियो कम है। लो ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मूविंग अहेड। हाँ, ये हो सकता है कई बार आप लोगों के एंड पे अगर नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आप लोगों को वॉइस में लैग या क्रैक मिलेंगे। तो काफी सारा डिस्कशन हो गया होमवर्क का। अब इसके बाद में और एक दो ग्राफ आपको दे रहा हूँ बनाने को, ये आप लोग बना लेना, ठीक है। इनके सिर्फ आंसर्स बताऊंगा मैं, डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अब बहुत ग्राफ की प्रैक्टिस हो गई है और अगली लॉ पे अपन बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ये मैं अभी राइट नाउ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, इनको कर लेना। फॉर बॉयल्स लॉ ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। तो आपको कुछ ग्राफ बनाने को दे रहे हैं बॉयल्स लॉ के बेसिस पे। फॉर बॉयल्स लॉ ड्रॉ द फॉलोइंग ग्राफ्स। नंबर वन, P upon V versus 1 by V square second। P upon V versus 1 by V थर्ड। अच्छा चलो करवा दूंगा, थोड़े अच्छे सवाल हैं बट आज नहीं, ये अगली क्लास के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। और थर्ड 1 by V वर्सेस P, थर्ड तो सबसे आसान है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं अपन। होमवर्क, लेट्स हाईलाइट दिस एज होमवर्क। ठीक है, नहीं उत्कर्ष, सोचना जरा। फर्स्ट जो तुम कह रहे हो वो फर्स्ट बनेगा या सेकंड बनेगा और वो किधर ओपनिंग होगा, सोचना। लिख लिए सबने सवाल, अगली लॉ पे आगे बढ़ जाए। ये थोड़े अच्छे ग्राफ्स में बना लेना इनको। चलो बना लेना, मैं बता दूंगा अगली क्लास में। अगली लॉ पे आ जाते हैं अपन लोग। सेकेंड लॉ इज चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ जो हमको पढ़नी है दैट इज चार्ल्स लॉ। अरे पेन अच्छा नहीं, थिक में लिखा है मैंने भाई, क्यों चिंता कर रहे हो, हेडिंग के लिए थोड़ा सा बड़ा किया है, सिर्फ हेडिंग के लिए। कोई नहीं कोई नहीं, लिखो तुम चार्ल्स लॉ, लिखो। फॉर अ फिक्स्ड, कितनी छोटी छोटी चीजों के लिए पेन आ जाता है ना, तुमको दर्द हो जाता है कि सर क्या मतलब दिक्कत हो गई सर ये तो। लिखो लिखो, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ गिवन प्रेशर,
for a fixed amount of a gas at a given pressure, comma, volume occupied by the gas, volume occupied by the gas is directly proportional to absolute temperature, absolute temperature. ईशान बेटा, ये फॉन्ट वही है जो नॉर्मली यूज करते हैं ना. दिस इज व्हाट वी यूज नॉर्मली, थिकनेस. Absolute temperature mathematically तो पहले हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, अब कांस्टेंट क्या कर दिया बच्चों? अब क्या कांस्टेंट हो गया? नहीं, प्रेशर, वॉल्यूम नहीं, प्रेशर. अमाउंट ऑफ गैस तो फिक्स्ड है, वो एन फिक्स ही है. उसके साथ साथ क्या है? पहले एन और टी फिक्स था, अब क्या हो गया? एन और पी, प्रेशर. बिल्कुल. एट कांस्टेंट एन एंड पी, क्या कहा हमने? कांस्टेंट एन और पी पे क्या होगा? व्हाट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. बिल्कुल. तो इसको ऐसे लिखेंगे, V इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, या V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इनटू कैपिटल T, जिसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं V अपॉन T इज इक्वल टू K इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जरा बताओगे? कोई मुझे बताएगा कितनी वैल्यू आएगी? NRT कैसे आएगी? T तो नीचे आ गया. अरे रे, कहाँ हैंगओवर में चलते रहते तुम भाई. पी वी इज इक्वल टू एनआर टी होता था, तब तो ये एनआर टी आता था, लेकिन अब ये तो वी बाई टी हो गया ना, तो दूसरी तरफ क्या बचा? एनआर और अपॉन पी. हाँ, मतलब कुछ भी कांस्टेंट हमेशा एनआर टी बना रहेगा क्या? इज इक्वल टू एनआर बाय पी. बिल्कुल, लिख लो. तो इसकी वर्किंग इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर वर्किंग फॉर्मूला जो हमारे लिए काम आएगा, that will be V1 by T1 is equals to V2 by T2. जैसे वहां P1 V1 इक्वल टू P2 V2 था, या V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 आ जाएगा. बिल्कुल, V by T कांस्टेंट है. इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्यों है? क्योंकि अभी हमने N और P को कांस्टेंट कर दिया है बच्चों. तो R तो वैसे ही कांस्टेंट था, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है. N फिक्स्ड है, P फिक्स्ड है, तो NR by P क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. वर्किंग फॉर्मूला कैसे बनता है भाई? ये V1 by T1 इज इक्वल्स टू K. ऐसे ही किसी और वॉल्यूम टेम्परेचर की वैल्यू भी K ही होगी. तो जब K और K इक्वल हैं, तो V1 और V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2 हो जाएगा. बस, सिंपल, डायरेक्ट. लिख लिया? आ जाओ. तो अब मुझे फटाफट से एक ग्राफ बना के बता दो. क्विकली मेक अ ग्राफ फॉर मी. हाँ चलो बेटा, बिल्कुल. सबसे पहले तो V वर्सेस T बनाना है, तीन अलग अलग प्रेशर पे. V versus T for three different pressures
P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3, तो कैसे ग्राफ बनेंगे बताओ जरा। V वर्सेस T कैसा बनेगा? आपके पास इक्वेशन है, V इज इक्वल्स टू के टी। V जो है आपका, V इज इक्वल्स टू के टी में V आपका Y है, T आपका X है, तो Y इक्वल टू क्या बनेगा? mx आएगा, K आपका m हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बिल्कुल, क्योंकि C तो जीरो है, C जीरो, तो इसमें स्लोप क्या आएगी? व्हाट इज स्लोप? जैसे अगर आप ग्राफ बनाने चाहोगे, यहाँ आपने थीटा लिखा, तो tan थीटा इज स्लोप, इसकी वैल्यू क्या आएगी? स्लोप इज एन आर बाई पी आएगा, m की वैल्यू एन आर बाई पी है, आएगा ना? तो दिस इज इक्वल टू एन आर बाई पी। एन आर बाई पी, राइट। तो अगर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो स्लोप का क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पे स्लोप कम होगी, बिल्कुल। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर स्लोप डिक्रीजेस, स्लोप डिक्रीजेस। तो अगर मैं यहाँ 3 ग्राफ बना दूं, और मैं उनको बोल दूं P1 P2 P3, तो ऐसे ही आएंगे ग्राफ्स। P1 सबसे नीचे, P3 सबसे ऊपर, बिल्कुल। जल्दी से ड्रॉ कर लो, ड्रॉ दिस। और यहाँ पर बस ये याद रखना कि यहाँ जो टेम्परेचर है ये केल्विन में है, टेम्परेचर इज इन केल्विन, ठीक है। P1 इज हाईएस्ट, बिल्कुल ठीक। सवाल कर लें इस पे? बेटा केल्विन में इसलिए क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी जो इक्वेशन थी वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे थी। 0 केल्विन पे किसी भी गैस की वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, या 0 केल्विन पर किसी भी गैस का प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर लेना होता है, ठीक है। ऑल राइट, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे फटाफट से। नहीं नहीं, पहले सारे ग्राफ नहीं, पहले कुछ बीच में सवाल भी तो करें, ग्राफ से फिर बोर हो जाओगे तो फिर वापस ग्राफ पे आ जाएंगे। लिखो सवाल। A thin balloon filled with air at 47 degrees Celsius a thin balloon filled with air at 47 degrees Celsius has a volume of 3 liters, has a volume of 3 liters, full stop. If on placing it in a cooled room, if on placing it in a cooled room, its volume becomes 2.7 liters, comma, then the temperature of the room is,
then the temperature of the room is, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ए 42.3 डिग्री सेल्सियस, बी 15 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 288 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ भाई क्या आंसर आएगा। ऑप्शन आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ए, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग सी और डी, कोई नहीं कह रहा क्या? नो वन इज सेइंग सी और डी। तो काफी लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। ओके, कर लिया क्या तुमने सॉल्व? मैं सॉल्यूशन डिस्कस करना स्टार्ट करूं क्या? चलो तो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सी सॉल्यूशन। बिल्कुल। तो सिंस v1 by t1 is equals to v2 by t2 and v1 is 3 liters, t1 is 47 degree Celsius, v2 is 2.7 liters, तो t2 अपने से पूछ लिया गया है। Therefore हम रखेंगे v1 by t1 is equals to v2 by t2 में 3/47 is equals to 2.7 by T2, और इससे T2 की वैल्यू हम निकालेंगे 42.3, सॉल्व करने पे आएगी, है ना, डिग्री सेल्सियस में। मगर ये गलत है, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि ये फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस पे नहीं है वैलिड। दिस इज नॉट वैलिड एट डिग्री सेल्सियस, नॉट फॉर डिग्री सेल्सियस। भाई आप लोगों को बताया था कि ये फॉर्मूला जो है P इज प्रोपोर्शनल टू T, किस में लॉ लिखी थी आपने? is proportional to absolute temperature, is proportional to absolute temperature, यानी कि V by T is constant for Kelvin। ओके, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 47 डिग्री सेल्सियस को कितने केल्विन लिखेंगे बताना जरा। हाउ मेनी केल्विन? 320। अब लिखेंगे V1 by T1 is equals to V2 by T2 में V is 3/320 is equals to 2.7 by T2. If you solve this, you get T2 is equals to 2.7 into 320/3, या फिर T2 की वैल्यू आप निकालोगे तो आ जाएगी 288 केल्विन। Then you convert it into degree Celsius, which is 15 degree Celsius as your answer. तो बच्चों V प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट स्केल पे ही आएगा, V प्रोपोर्शनल टू T एब्सोल्यूट स्केल पे ही आएगा, ठीक है? ऑल राइट। हाँ आदित्य बेटा ठीक है, तुम वो लिख सकते हो।
14.85 लिख सकते हो। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब बताया था तुमको मैंने पहले भी। एब्सोल्यूट स्केल मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, है ना। तो कम बच्चों ने बोला था, बट कुछ बच्चों ने ये काम सही किया, तो उन्होंने 15 डिग्री सेल्सियस बताया। तो बाकी लोग ध्यान रखना कि ये जो फॉर्मूला है V1/T1 इक्वल टू V2/T2 फॉर टेम्परेचर इन केल्विन ही लगाएंगे, ध्यान से। हाँ, गलती एक बार कर लोगे, उसको करेक्ट कर लोगे तो याद रहेगा, फिर वो गलती नहीं होगी। हालांकि मैंने कहा था। लिख लिया सबने? Has everyone noted this down? सबने नोट कर लिया? क्वेश्चन देखना है। क्यों तो क्वेश्चन लिखते क्यों नहीं हो तुम लोग? हो गया? लिख लिया सबने? ठीक है। हाँ, और क्या, बढ़े आगे। चलो, तो अब कुछ लोग कह रहे थे सर डिग्री सेल्सियस में, मान लो डिग्री सेल्सियस में भी लिखना हो तो उसके लिए हमारे पास इस लॉ का अल्टरनेट स्टेटमेंट है, तो वो भी लिख लेते हैं। अल्टरनेट स्टेटमेंट फॉर दिस लॉ, डिग्री सेल्सियस में अगर लिखना हो तो फिर क्या करोगे, तो फिर कैसे होगा, देखो। ऑल्टरनेट स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ का, अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना हो तो वो कैसे करेंगे, लिखो। फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, for a given mass of the gas at a constant pressure, comma, the volume of the sample of gas changes by a fraction of 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree change in temperature. फॉर ईच डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, इसको लिखते जाओ, मैं सब समझा दूंगा अभी, है ना। पहले लिख लो पूरा, फिर समझाऊंगा। दैट इज if V naught is volume of gas at 0 degree Celsius and VT is volume of gas at T degree Celsius, then VT is equals to V naught into 1 plus T upon 273। ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। कैसे आएगी, क्यों आएगी, सब बता दूंगा, पहले लिख लो फटाफट।
है ना, सिंपल है। डिराइव भी करवा देता हूँ। डिराइव क्या है मतलब, डेरिवेशन भी नहीं है, मतलब बस लिखने का तरीका बदल दिया है। स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन यही चलता रहता है। वैल्यू थोड़ी रखी है वी की बेटा, पन्ना है। वैल्यू तो जो होगी वो रख देंगे, वी नॉट की जो भी वैल्यू आएगी वो रख देंगे। अरे कैसे नहीं दिया कांस्टेंट, ऊपर देखो शुरुआत में ही लिखवाया था तुमको। फॉर अ गिवन मास ऑफ द गैस, सबसे पहले लिखा था। ठीक है, लिख लो तुम पहले फटाफट, फिर बात करते हैं अपन, समझाऊंगा मैं। यहाँ तक लिख लिया क्या सबने? सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया अभी तक। आ गया, अब रिप्लाई आ गए। कुछ लोगों के नाम बड़े दिनों बाद दिख रहे हैं ना चैट में। मोक्षिका का यस आया, खुशबू तो दिख जाता है, समर्थ, तनिष, गुड, विजिक्षु इज कंफ्यूज्ड। अरे समझाया का, जो कंफ्यूज हो गए पहले लिख तो लो, समझाने तो दो, बिना समझाए कंफ्यूज हो गए। कोई बात नहीं, तुम्हें थोड़ी अंग्रेजी में दिक्कत आती है और कुछ नहीं है, इसलिए कंफ्यूज होते रहते हो। ठीक है। ओम जानते हो क्या तुम विजिक्षु को? अच्छा, अच्छा देखो फटाफट, ये तुम डेरिवेशन कहना चाहो उसको तो कह सकते हो, बाकी डेरिवेशन जैसा कुछ है नहीं उसमें। टेम्परेचर जो है वो 0 + 273 हो जाएगा केल्विन में लिखेंगे तो। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लिखेंगे तो 0 + 273 हो जाएगा। अच्छा, ओके, ओके ओम। T2 जो है वो कहाँ कितना हो जाएगा? T + 273 केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंस V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, therefore V0 upon 0 + 273 is equals to VT अपॉन T + 273। तो यहां से अपने को क्या मिल गया? V0/273 इंटू T + 273 इज इक्वल्स टू VT, या फिर VT 273 को अंदर ले जाओ इज इक्वल्स टू V0 +1, या रीअरेंज कर दें तो VT इज इक्वल्स टू V0 इंटू 1 + T/273। आ गई इक्वेशन, सिंपल, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें, मतलब सिर्फ टेम्परेचर कन्वर्ट कर दिया और कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिग्री सेल्सियस को उठा के केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब उसका मतलब भी बता देता हूँ, मतलब क्या है, कि वो सेंटेंस जो लिखा उसका मीनिंग क्या है। पहले इसको लिख लो, फिर मैं लिटरल वर्ड्स का मीनिंग बता दूंगा। अरे तो स्टेटमेंट बताऊंगा ना, क्यों लिखा है स्टेटमेंट, इसका मतलब भी तो है, ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली है, इसका मतलब भी तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? हाँ लिखेंगे, मतलब समझेंगे। लिख लो फटाफट, पहले लिख लो, जब तुम लिख के सब पेन रख दोगे तब समझाऊंगा, नहीं फिर कहोगे सर एक बार और समझा दो सर। अच्छा रूपांशु, सही है, तुम्हारा क्लासमेट है क्या ईशान? टाइम खत्म हो गया? अरे हाँ यार, कम टाइम बचा है, अरे जल्दी करो, सवाल में वक्त दूंगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ब्रदर, नाइस।
जल्दी जल्दी करो यार, टाइम खत्म हो रहा है, फिर मेरी अगली क्लास भी है, जल्दी करो जल्दी करो। ओके ईशान, ओके, नाइस। हो गया, सबका हो गया। हाँ भाई, तो देखो मतलब क्या है इसका। मतलब ये है, कहना क्या चाह रही है, ये स्टेटमेंट कहना ही चाह रही है कि जो भी वॉल्यूम आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी गैस की, फॉर एग्जाम्पल, ओके आदित्य, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है कि मान लो हमने 273 लीटर की वॉल्यूम ले ली, फॉर अजम्पशन, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 लीटर वॉल्यूम थी और मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा दिया, 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 की जगह 1 डिग्री कर दिया टेम्परेचर को। तो वॉल्यूम जो है वो कितने से बढ़ जाएगी, 1 + 1/273। मतलब अगर ओरिजिनल वॉल्यूम 273 थी और 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 273/273। एक से वॉल्यूम बढ़ जाएगी, यानी 274 लीटर हो जाएगी वॉल्यूम। बात समझ में आई। स्टेटमेंट यही कह रहा था कि जीरो पे जो भी वॉल्यूम है वो उसके 273 से बढ़ जाती है 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो अगर घटाएंगे तो उतने से बढ़ेगी या कम होगी? कम। मतलब क्या है, सुन लो। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम थी 273, है ना। अब अगर तुमने टेम्परेचर 1 से बढ़ा दिया तो ये वॉल्यूम जितनी भी थी, है ना, ये वी नॉट जितनी भी थी, ये हो जाएगी V0 + V0/273। तो V0 अगर 273 है तो नई वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 273 + 273/273 कितनी हो जाएगी? 274। तो ये हो जाएगी 1/274। ठीक है। और अगर -1 ले गए तो कितनी हो जाएगी ये? 272। बिल्कुल। और अगर ये 10 से बढ़ा दी होती, 10 कर दी होती, तो ये वॉल्यूम कितनी हो जाती, बहुत सारी बढ़ के? कितनी हो जाती वॉल्यूम? 283। बस यही तो कह रहे हैं कि भाई हर 1 डिग्री राइज में जो वॉल्यूम बढ़ेगी, अभी मैंने 273 एज्यूम कर रखा था, ठीक है। अगर 273 की जगह 27.3 कर देता तो 27.4 हो जाती, ये 28.3 हो जाती। मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि जीरो पे जो भी है वॉल्यूम, जो भी होगी, उसी का 273 का फ्रैक्शन से चेंज होता जाएगा। अगर 27.3 है तो 27.3 डिवाइड बाय 273 के फ्रैक्शन से बढ़ता जाएगा। जो भी होगा, मैं 273 या 27.3 ले रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान है बस। मतलब समझ में आ गया सबको? ठीक है, बिल्कुल। ओके, चलो तो इसको तो मैं हटा रहा हूँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। कभी किसी ग्राफ में अपन अप्लाई करके देख लेंगे तो आ जाएगा। ऑल राइट, अब आपको सवाल देता हूँ जो ज्यादा काम आएंगे आपको। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, टाइम अपने पास होमवर्क देने का ही है, क्लास में डिस्कस करने का नहीं है, इसलिए ये होमवर्क रहेंगे। ठीक है, जल्दी से। बेटा ये इक्वेशन तो 0 डिग्री पे बनाई है ना अपन ने, ये इक्वेशन 0 डिग्री पे बनाई है, इसलिए अपन 0 डिग्री से स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इक्वेशन किसी और टेम्परेचर पे बनाते तो उस पर कर सकते थे। बिल्कुल, टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो T हो जाएगा। बिल्कुल। चलो, अब सवाल लिखो जल्दी। सर्टेन मास ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज 200 ml at 127 डिग्री सेल्सियस। सर्टेन मास of a gas occupies 200 ml at 127 degrees Celsius. So stop. If the gas is cooled
the gas is cooled to -73 degrees Celsius at constant pressure, comma, what would be its new volume? What would be its new वॉल्यूम? ये पहला क्वेश्चन होमवर्क, मतलब पहला एक तो हो गया इसमें। मोहित बेटा अभी सवाल लिख लो। ये तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम पता हो, है ना? हाँ मतलब आदित्य करना, देखो करोगे तो बेटर है। जल्दी करो, तुम सवाल लिखो। क्वेश्चन 2, एट अ कांस्टेंट प्रेशर an ideal gas is heated from an ideal gas is heated from 27 degrees Celsius to 127 degrees Celsius. Full stop. Calculate percentage change in volume. Then calculate the percentage change in volume. क्वेश्चन दे दूं क्या होमवर्क ग्राफ का? दे दूं क्या? ये तो है बट मेरे को ऐसा थोड़ा लालच आ रहा है, एक क्वेश्चन और देता हूँ होमवर्क में, ग्राफ वाला। दे दूं? नहीं नहीं बेटा, कुकू सेकंड में टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ है? हाँ चलो, तो तुम्हारे को वैसे भी कल की छुट्टी मिल रही है, परसों की भी छुट्टी मिल रही है, मतलब अपनी क्लास नहीं है, तो तुम्हें एक सवाल और दे ही सकते हैं। जल्दी से लिख लो, लिख लो लिख लो। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर तो ग्राफ बनाने हैं। पहला पी स्क्वायर बाय टी वर्सेस वी, और दूसरा लॉग वी वर्सेस लॉग टी। किस कंडीशन में? फॉर कांस्टेंट एन एंड पी। ठीक है, और लॉग वी वर्सेस लॉग टी में एक तीसरा भी बना देना। चलो, log v versus log t at 3 डिफरेंट प्रेशर। कौन से प्रेशर्स? 3 अलग अलग, P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 पे। सेकंड बन गया तो थर्ड भी आ ही जाएगा। नहीं पुष्कर, आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। अरे सवाल किसी और को देने में लालच में बुरा नहीं है आयुष बेटा, किसी से लेना हो तो लालच बुरी वाला है। मैं तो सवाल तुमको दे रहा था ना होमवर्क, तो उसका लालच तो बुरी वाला नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लिए सबने? तो क्लास यहाँ एंड कर लें आज के लिए। चलो तो ठीक है, आज के लिए लेक्चर अपन यहाँ रोक लेते हैं। लेट्स स्टॉप आवर लेक्चर हियर।